गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। और हम बात करेंगे आज 16 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और अपने डेली का जो हम थॉट लेकर आते हैं उसके साथ में। असंभव और संभव के बीच में अंतर व्यक्ति के दृढ़ निश्चय पर ही निर्भर करता है। यानी कोई भी काम हमारे लिए असंभव है या संभव है, इसके बीच में हमारा जो दृढ़ संकल्प है, जो हमारा दृढ़ निश्चय है, वही डिसाइड करता है कि ये काम हमारे लिए असंभव होगा या संभव होगा। दृढ़ निश्चय के साथ में किया गया कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। और अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय नहीं है तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव के समान होता है। तो इसी सुविचार के साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। पहली हम बात करेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के बारे में, जो हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि भारत को 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। और स्पेशली जो पोलियो की डोज है वो 0 से 5 साल के बच्चों को दी जाती है और 2 बूंद दी जाती है। और स्पेशली जब 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी, तो इसी दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी। और तभी से 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। इस बार 2023 की जो थीम है वो क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन के साथ मनाई जाएगी। इस्लामोफोबिया के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि क्राइस्ट चर्च मस्जिद नरसंहार हुआ था और उसमें 51 लोगों की डेथ हो गई थी, 51 लोग मारे गए थे। तो उनकी बरसी के उपलक्ष्य में ही इस डे को मनाने की बात कही गई थी और प्रस्ताव पेश किया गया था पाकिस्तान की तरफ से और इस्लामिक सहयोग संगठन के द्वारा। तो 15 मार्च को ये दिन मनाने की घोषणा करी गई थी और मार्च 2022 में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था यूएन महासभा में, जिसमें 193 देश शामिल थे। और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये जो चलाया जाता है किसके द्वारा? तो 55 मुस्लिम देशों के द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पेशकश करी जाती है। अब हम बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, जिसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं अमिताभ मुखर्जी। अच्छा, आपको बता दूं कि ये पहले ही निदेशक हैं वित्त डिपार्टमेंट में। एनएम जो एनएमडीसी लिमिटेड है उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके निदेशक हैं ये। अब ये इसके जो है अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे, यानी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इनको कई सारे जो पुरस्कार है वो भी मिले हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 2022 में इनको फाइनेंशियल एक्सप्रेस से FECEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रेलवे में भी काम करा था, तो उसके लिए भी इनको राष्ट्रीय लेवल का 2006 में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ था। अगर हम NMDC लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी और इसका मुख्यालय हमें हैदराबाद में देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं सिपरी रिपोर्ट के बारे में, 2023 के बारे में, जिसमें ये बोला गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने रिपोर्ट दी है जिसमें बोला है कि 5 सालों में दुनिया में जितने भी हथियार खरीदे गए उनमें से 11% जो है सिर्फ और सिर्फ भारत ने खरीदे हैं। तो भारत जो है हथियार खरीदने वाले देशों में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे पर कतर है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें नंबर पर चाइना है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे अधिक सेना पर खर्च करने वाला जो देश है वो कौन सा है? वो अमेरिका है। और उसके बाद रसिया आता है और उसके बाद फ्रांस आता है। भारत ने सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदे हैं वो किस देश से खरीदे हैं? तो वो खरीदे गए हैं रसिया से। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 6 मई 1966 को टेज एयरलैंडर अल्वा मायरडल के द्वारा करी गई थी। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। इसके अध्यक्ष स्टीफन लोफवेन है और निदेशक डैन स्मिथ है। स्पेशली ये सशस्त्र संघर्षों, सैन्य व हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा इकट्ठी करती है, विश्लेषण करती है और सुझाव प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क क्या कर रहा है कि जो
आप पहले डेनमार्क का मैप देखिए। डेनमार्क का मैप आप देखेंगे तो इसके उत्तर में, इसके पश्चिम में और लगभग इसके दक्षिण में आपको नॉर्थ सी मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर, पूरब में इसके बाल्टिक सागर है डेनमार्क के। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ सी में डेनमार्क एक काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो डेनमार्क जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को आयात कर रहा है और उसको समुद्र के नीचे स्टोर कर रहा है 1800 मीटर नीचे। और ये एक परियोजना चलाई जा रही है। ये इस परियोजना का नाम है ग्रीन सैंड। क्या नाम है? ग्रीन सैंड। परियोजना कौन चला रहा है? तो यहाँ का एक रासायनिक विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है, जिनका नाम है इनियोस, और जर्मन तेल कंपनी है जिसका नाम है विंटरसेल डिया। इनके नेतृत्व में ये परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है ग्रीन सैंड, और इसके तहत CO2 को आयात करके 1800 मीटर 1800 मीटर इसको जो है दफनाया जा रहा है डेनमार्क के पास जो नॉर्थ सी है उसमें। और ये कहा जा रहा है कि 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन CO2 स्टोर करने की उम्मीद बताई जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नॉर्थ सी में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब नॉर्थ सी को ही क्यों चुना गया है CO2 को दफनाने के लिए? तो उसके पीछे का रीजन भी ये बताया गया है कि यहाँ पर यानी नॉर्थ सी में तेल और गैस उत्पादन के लिए संभावित भंडार मिले हैं, और जिसके लिए यहाँ पर पाइपलाइनों की भी संभावना है कि पाइपलाइनें भी यहाँ पर बिछाई जा सकती हैं। तो इसी संभावनाओं को तलाशने के लिए और संभावित भंडार स्थल के रूप में प्रयोग करने के लिए ही नॉर्थ सी में CO2 आयात करके दफनाया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की स्थिति देखने पर हमें पता चल जाता है कि उत्तर में और पश्चिम में नॉर्थ सी है और पूरब में इसके बाल्टिक सागर है। ठीक है, और जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है? जर्मनी से मिलती है, और यही भू सीमा है सिर्फ डेनमार्क की जो जर्मनी से मिलती है। बाकी इसके चारों तरफ हमें सागर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलेंगे। तो अब क्या हम बात कर रहे हैं कि डेनमार्क को हम डेनमार्क राजशाही या स्कैंडिनेविया के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही ये जो यूरोप का उत्तरी एरिया है वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और ये जिस प्रायद्वीप पर स्थित है उस प्रायद्वीप का नाम क्या है? जूटलैंड प्रायद्वीप, जो हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। इसका आधिकारिक नाम डेनमार्क साम्राज्य, सरकार का रूप संवैधानिक राजतंत्र है। इसकी राजधानी डेनमार्क की क्या है? तो कोपेनहेगन है। प्रधानमंत्री कौन है? तो मेटे फ्रेडरिक्सन है। आधिकारिक भाषा डेनिश हमको मिलेगी और मुद्रा यहाँ की क्रोन है। अब हम बात कर रहे हैं वनवेब के बारे में, जिसने 40 उपग्रह लॉन्च किए हैं अभी। और आपको बता दें कि फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, 2 चरणों में लॉन्च किया गया है। और कहाँ से? तो केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया है। देखिए, वनवेब ने टारगेट रखा है 650 उपग्रहों को लॉन्च करने का, एक योजना बनाई है। ठीक है, और उसी के तहत इन्होंने 40 उपग्रहों को लॉन्च करा है। साथ में आपको ये भी बता दें कि इन्होंने बताया है कि 500 जो 84 उपग्रह हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है इनके द्वारा, यानी 650 में 584 इन्होंने कर दिया है, जिसमें से इन्होंने ये भी बताया है कि 2 उपग्रह क्या है? निष्क्रिय हैं, यानी 582 उपग्रह इनके जो है सक्रिय रूप से अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। और ये भी बोला गया है कि मार्च के अंत में 36 और इंटरनेट उपग्रहों के साथ में भारतीय GSLV Mk3 रॉकेट पर एक और प्रक्षेपण करेगा वनवेब, है ना? मतलब 26 मार्च को भी ये कुछ और करने वाले हैं, ये प्रक्षेपित करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में, जिसने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीद लिया है, और इसके लिए मंजूरी मिल गई है CCI की तरफ से, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से मंजूरी मिल गई है। मेट्रो जो है भारत में 2003 से ही काम कर रही है, और आपको बता देंगे पूरे भारत के 21 शहरों में लगभग 31 स्टोर जो है मेट्रो के हमें देखने को मिल जाएंगे। रिलायंस का खुदरा विस्तार क्या है? तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, यानी RRVL, इसके भारत में अगर हम देखें तो 16,600 से अधिक स्टोर हमें देश भर में देखने को मिलेंगे, और एक बहुत ही मजबूत थोक इकाई के रूप में काम करती है RRVL।
अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में। कल भी हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी और उनकी कुछ स्कीम्स, उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है, कैबिनेट में पास किया है, उसके बारे में भी कल हमने बात करी थी। आज भी हम बात कर रहे हैं क्या काम किया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तराखंड। और जिसका नाम रखा गया है रेशम कीट बीमा। ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा प्रोग्राम? रेशम कीट बीमा। स्पेशली वो व्यक्ति जो रेशम के उत्पादक करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चलाया जा रहा है, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए। एक पायलट परियोजना के तहत काम किया जाएगा। पहले चरण में जो उत्तराखंड के 4 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के जो 5 ब्लॉक हैं, वहां पर 200 रेशम उत्पादकों का पहले बीमा कराया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे से इसको दूसरे तीसरे चरणों में भी पूरे उत्तराखंड में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, जिसका उद्देश्य है रेशम के उत्पादन को बढ़ाना। और उत्तराखंड में आपको बता दें कि रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। 12,000 से अधिक परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे स्विस फर्म की रिपोर्ट के बारे में। IQ एयर रिपोर्ट दी गई है, यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के लिए दी गई है, जिसमें 131 देशों की सूची है। उसमें भारत का स्थान आपको 8वां मिलेगा, यानी भारत दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा प्रदूषित देश निकलकर सामने आया है। जो 10 देश हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित, वो कौन से हैं देख लेते हैं। तो चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान है। और साथ में ये भी बताया गया कि सबसे ज्यादा जो 50 प्रदूषित शहर हैं, उसमें से 39 सिर्फ भारत में है। पहले ना जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है वो है पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे नंबर पर चीन में होटन, तीसरे नंबर पर भारत के राजस्थान का भिवाड़ी और चौथे नंबर पर भारत का दिल्ली है। नेक्स्ट बात करें हम स्टेट बैंक के बारे में, जिसने टायर 1 बॉन्ड की बिक्री करी है और 3717 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फरवरी में भी स्टेट बैंक ने टायर 1 बॉन्ड की बिक्री करी थी और बिक्री करने के बाद में 4540 करोड़ रुपए इसको मिले थे। तो हमें बॉन्ड का नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IDFC म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने अपना जो रिब्रांड कर लिया है बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में, और इसको मंजूरी मिल गई है किससे? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के माध्यम से। अब देखो जो IDFC है, जो अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेगी, उसकी जगह पर ये बंधन शब्द का इस्तेमाल करेगी, यानी बंधन म्यूचुअल फंड का जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाएगा IDFC के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत सिंगापुर के बीच में संयुक्त अभ्यास चल रहा है, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये जोधपुर में संपन्न हो गया है और ये कब चला है? तो 6 से 13 मार्च के बीच में चला है, जिसका नाम है ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये 13th नंबर का संस्करण है, यानी 13वें नंबर का संस्करण था ये, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें भारत की तरफ से 42वीं बटालियन ने और सिंगापुर आर्म्ड रेजिडेंट के सदस्य के साथ साथ में एक भारतीय सेना बख्तरबंद ब्रिगेड के सदस्य भी शामिल थे। पहली बार बोल्ड कुरुक्षेत्र, ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र पहली बार 2005 में स्टार्ट किया गया था और 2005 से ये लगातार किया जा रहा है। और इस बार 13वें नंबर का संस्करण है, जो जोधपुर में संपन्न हुआ है 13 मार्च को। देखिएगा, ATL सारथी का शुभारंभ अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है 14 मार्च को नीति आयोग के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग क्या कर रही है? अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना कर रही है और इसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। अच्छा, स्पेशली जो है पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए कि किस तरीके से काम चल रहा है, इसके लिए ही ATL सारथी लॉन्च करा गया है। ATL सारथी क्या है? एक तरीके से ऐप है जिसको लॉन्च करा गया है कि कहाँ पर कितना काम किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के तहत। स्पेशली जो
अटल इनोवेशन मिशन चलाया गया था। युवा मन में जो जिज्ञासा है, जो जागरूकता है, जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है, उनकी जो कल्पना है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयोगशालाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना और उसकी स्थापना करना। इसीलिए 10,000 स्कूलों में फाइनेंशियली हेल्प किया जा रहा है इस तरीके के लैब्स को बनाने के लिए। तो लैब्स का काम कहाँ तक पहुंचा, कितना हो रहा है, तो इन्हीं सब कामों के बारे में जानकारी देगा ये एटीएल सारथी ऐप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डीआरडीओ ने एलसीए तेजस पर स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान का परीक्षण कर लिया है। कहां पर किया है, तो बेंगलुरु में ऐसा किया गया है। और दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जहां पर पावर टेक ऑफ का जो सॉफ्ट का सफलतापूर्वक उड़ान करी जाती है, उसमें भारत भी शामिल हो गया है। अच्छा, आपको बता दें कि जो ये पीटीओ सॉफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। डीआरडीओ की मदद से किया गया और साथ में ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के द्वारा किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तकनीक है वो बनाया किसने, किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी सीवीआरडीआई चेन्नई के द्वारा इसको विकसित किया गया है और पूरी तरीके से ये स्वदेशी निर्मित है। तो इसलिए भी ये बहुत बड़ी बात हो जाती है भारत के लिए, क्योंकि कुछ ही देशों के पास इस तरीके की तकनीक है। अच्छा, अब इसमें इस तकनीक में करा क्या जाता है ये भी जान लेते हैं। तो पीटीओ के तहत विमान के इंजन से गियर बॉक्स तक बिजली पहुंचाया जाता है। क्या किया जाता है, विमान का जो इंजन है वहां से जो गियर बॉक्स होता है विमान का, वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया जाता है। और इस प्रणाली को क्या बोला बोला जाता है, पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत जो है एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा है G20 के साथ साथ में। तो भारत की अध्यक्षता में जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका दूसरा पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो वाराणसी में आयोजित करी गई है 14 से 15 मार्च के बीच में। और जो पहला था पर्यटन समूह का जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो 31 जनवरी 2023 को आयोजित करी गई थी पहली बैठक इसकी। शंघाई सहयोग संगठन की अन्य बैठकें रिसेंटली हुई हैं जिनके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, तो उसको फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा। तो शंघाई सहयोग संगठन की जो युवा परिषद की 16वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो 14 मार्च को नई दिल्ली में हुई थी। और एससीओ राज्यों की तरफ से जो हमने पढ़ा था ना, साझा बौद्ध विरासत को बढ़ाने के लिए जो मध्य एशिया के देश है उनके बीच में जो बैठक हुई थी, तो वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक करी गई थी, ये भी हमने पढ़ा था। और हम सबको पता है कि भारत जो है वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। और ये अध्यक्षता जो है 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई है और 23 सितंबर 2023 तक, एक वर्ष तक चलने वाली ये पूरी प्रक्रिया है। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब करी गई थी, तो 2001 में करी गई थी इसकी स्थापना। एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2002 में चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में इसको लागू कर दिया गया था। स्पेशली जो यूरेशिया है उसके उन देशों के बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन को बढ़ावा देने के लिए, शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके सदस्य देश कौन से हैं देख लेते हैं। तो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान के साथ साथ में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। इसकी आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। आप जान लीजिए इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या है, रूसी और चीनी है। और अध्यक्षता कैसे करी जाती है, तो हर साल जितने भी देश हैं हर एक साल जो है दूसरे एक देश के बाद दूसरा देश करता है। जैसे कि अभी G20 की सदस्यता भारत कर रहा है और इसके पहले किस देश ने करा था, तो इंडोनेशिया ने करा था। तो इंडोनेशिया ने वो सदस्यता भारत को सौंपी थी। ठीक है। तो इसी तरीके से शंघाई सहयोग संगठन के देशों में भी ये सदस्यता बदली जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब के अमृतसर में G20 देशों के दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। देखो, दूसरा एजुकेशन वर्किंग ग्रुप इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले वर्किंग ग्रुप की एजुकेशन के फील्ड में बैठक हो चुकी है। कहाँ पर हुई थी, चेन्नई में हुई थी 1 और 2 फरवरी को। तो ये दूसरे नंबर की बैठक है जिसमें यूनिसेफ, यूनेस्को के साथ साथ में OECD और G20 के देश तो शामिल थे ही।
स्पेशली जो एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और नए विचारों को, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। G20 के ही क्षेत्र में सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च के बीच में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित करी जाएगी और इसकी जो पहली बैठक है वो 3 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में आयोजित कर दी गई है, ठीक है, जिसमें से 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे ऐसा कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गंगटोक में B20 सम्मेलन किया गया है और जिसमें भारत द्वारा सिक्किम की जैविक खेती का प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, B20 क्या है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की तरफ से B20 का जो सम्मेलन है वो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज करा जा रहा है और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें जो 4 क्षेत्र है वहां पर किया गया है। 2 सम्मेलन पहले हो चुके हैं, एक इम्फाल में हुआ है, दूसरा आइजोल में हुआ है, तीसरा अभी गंगटोक में हो रहा है। गंगटोक यानी सिक्किम की राजधानी है और इसके बाद कोहिमा में होगा। कोहिमा क्या है, अगरतला की राजधानी है, वहां पर चौथा इसका जो है चौथा संस्करण होगा B20 का। तो जो सिक्किम का गंगटोक है वहां पर 15 से 17 मार्च के बीच में B20 सम्मेलन हो रहा है जिसमें जो जीवंत जैविक खेती को दुनिया के सामने प्रदर्शित करा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, मशहूर एक्टर हैं समीर खाखर, उनका निधन हो गया है 71 वर्ष की उम्र में। इन्होंने अपना करियर किससे स्टार्ट करा था, तो टीवी शो नुक्कड़ से इन्होंने स्टार्ट करा था और अभी ये G5 की वेब सीरीज आई थी सनफ्लावर, उसमें भी ये दिख रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे जापानी लेखक ओए केंजाबुरो के बारे में जिनका निधन हो गया है। इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और ये एक जापानी उपन्यासकार है। 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है 3 मार्च को, ठीक है। इन्होंने जो टोक्यो विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी थी और इनकी एक रचना थी जो काफी ज्यादा प्रसिद्धि में थी, जिसकी रचना का नाम क्या था, अंग्रेजी में इसको द कैच कहते हैं और इसको जो है जो जापानी लैंग्वेज है उसमें इसको शी इको कहते हैं, ठीक है। और 1994 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था हिरोशिमा नोट्स। हिरोशिमा नोट्स ये पूरी दुनिया में काफी ज्यादा प्रख्यात पुस्तक के रूप में जानी जाती है, हिरोशिमा नोट्स। इस सेशन में इतना ही। कल फिर मिलूंगी 17 मार्च के करंट अफेयर लेकर इसी जगह इसी चैनल पर। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, स्टडी ग्रुप हो तो वहां तक पहुंचाइए, डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगी। देखिए, टॉपिक एक होता है, टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।